लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जोसेफ्सनल टनलिंग क्या होती है। जोसेफ्सनल टनलिंग में हमने बताया था अगर कोई हमारा सुपर कंडक्टर है उसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें और उसके बाद उसमें अगर हम करंट को फ्लो करते हैं, करंट अगर हम यहाँ से इस तरीके से पास करें, ये हमारा वोल्टमीटर हो जाएगा, बैटरी हो जाएगी, ये मीटर हो जाएगा और यहीं पे हमने क्या कर दिया, इसके सिरों के बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया। जोसेफ्सन टनलिंग को ध्यान से समझिए, ये हमारा कोई सुपर कंडक्टर था, इसके हमने दो पार्ट कर दिए और दोनों पार्ट की अगर 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस होगी तो इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी और यहाँ पर वोल्टमीटर का जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। क्यों? यहां से जब हम ब्रेक करेंगे, ये देखिए ऐसे ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये गैप अगर 1 सेंटीमीटर हो, यही गैप अगर रिड्यूस करते हुए अगर हम 1 नैनोमीटर के आसपास ले आते हैं, अगर ये हमारी गैप हो जाए 1 नैनोमीटर के आसपास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों हमारे जंक्शन क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जुड़ जाएंगे और यहाँ पे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस समय क्या होगा, यहाँ पे इस गैप में अगर यहाँ से हम करंट को पास करेंगे तो इस गैप में हमारी डीसी करंट फ्लो होने लगती है, तो ये इफेक्ट हमारा कहलाता है जोसेफ्सन इफेक्ट, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट में क्या होगा, जब हमारे गैप में करंट फ्लो होने लगेगी डीसी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अगर इसी समय अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस गैप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इमिनेट्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिनेट्स होगा। इमिनेट्स का मतलब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशन हमारा उत्पन्न हो रहा है तो हम कह सकते हैं इस गैप में हमारे क्या हो जाएगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट प्रेजेंट होगी और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। डीसी और एसी में ध्यान से समझिए, डीसी में क्या होता है, हमारे गैप में डीसी करंट फ्लो होने लगती है और किस तरीके से फ्लो होती है, बाई सुपर कंडक्टिंग वे। सुपर कंडक्टिंग वे का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे बीसीएस थ्योरी थी, बार्डिन कॉपर शिफर की थ्योरी थी, उसमें बताया गया था कि दो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फोनान। फोनान क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले फोनान को वर्चुअली इमिट करेगा, उस फोनान को दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ये दोनों हमारे पेयर क्या कहलाएंगे, कूपर पेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पर डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट में क्या हो जाएगा, डीसी करंट फ्लो होने लगेगी। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट में क्या होगा, जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे डीसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस गैप में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस गैप में हमारी क्या हो जाएगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट उपस्थित होगी। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट बोलते हैं। इसमें हम जब डीसी जोसेफ्सन का डेरिवेशन किया था तो वहां पर हमने वोल्टेज को जीरो माना था। क्यों? हम ये मान रहे थे हमारा क्या, यहाँ पर जो सर्किट वोल्टेज है ये हमारा जीरो शो करेगा। पहले ये ओपन सर्किट वोल्टेज कर रहा था, जैसे ही हमने डिस्टेंस 1 नैनोमीटर के आसपास कर दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन जब हम बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो हम इक्वेशन लिखते थे, यहाँ पर हमें इक्वेशन जो लिखते थे, श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या लिखते थे, आई एस क्रॉस डेल साई डेल टी इक्वल टू एच क्रॉस टी साइन टी। ये इक्वेशन हम लिखते थे। यहाँ पर ये देखिए, अगर साइन 1 लिखते थे तो यहाँ पर साइन 2। यहाँ पे एच क्रॉस टी क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन फोनान का इंटरेक्शन है और टी हमारा क्या कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ लीकेज है। लीकेज कहां से होगा, 1 हमारा अगर इस रीजन को हम 1 माने और इस रीजन को 2 माने तो 1 और 2 हमारे क्या हो गए, एक टनलिंग के थ्रू ये कनेक्टेड हो गए। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे, 1 माइक्रोमीटर के आसपास रखेंगे तो ये हमारा टनलिंग नहीं होगी। तो जोसेफ्सन टनलिंग के लिए हमारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। उस समय हमारे 1 और 2 जो पार्ट है सुपर कंडक्टर के, वो सुपर कंडक्टिंग वे में आप एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, जोसेफ्सन टनलिंग। कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है व्हाट इज जोसेफ्सन टनलिंग। तो टनलिंग में आप क्या लिखोगे कि जो हमने सुपर कंडक्टर के पार्ट किए उनको जब हमने डिस्टेंस 1 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली लिखा मतलब किया, उस समय दोनों हमारे जंक्शन क्या हो गए, आपस में सुपर कंडक्टिंग वे से कनेक्टेड हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जोसेफ्सन टनलिंग बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑडियो वीडियो से? वॉल्यूम ठीक आ रहा है और बढ़ा दे वॉल्यूम? एक मिनट वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा ये इसका कम है। अब देखिए इसको हमें डिराइव करना है। जब हमने डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट किया था तो उस समय हमारी डीसी करंट की वैल्यू कितनी निकली थी, J इक्वल टू J नॉट साइन डेल्टा, ये हमारी क्वेश्चन निकली थी। अब हम यहाँ पर एसी जोसेफ्सन इफेक्ट में देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए यहां से हम डिराइव करने जा रहे हैं एसी जोसेफ्सन। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दो हमारे जंक्शन थे, फर्स्ट साइड का वेव फंक्शन साई 1 मान लिया, दूसरी साइड का हमने क्या मान लिया, वेव फंक्शन साई 2 मान लिया। इसमें हमारे नंबर ऑफ कूपर पेयर डेंसिटी कितनी थी, कूपर पेयर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, कूपर पेयर होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फोनॉन होगा। तो एक का हमने N1 मान लिया, दूसरे का हमने क्या मान लिया, N2 मान लिया। साथ में हमारा हम क्या मानेंगे, इस कंडीशन में जब हम एसी वोल्टेज की बात करते हैं, एसी जोसेफ्सन की बात करते हैं, तो हम मान रहे हैं हमने वोल्टेज कितना लगा दिया, V लगा दिया। V हमने क्या कर दिया, जंक्शन के बीच में हमने वोल्टेज V लगा दिया। जब V लगाएंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं अगर किसी भी सर्किट पे अगर हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर Q हो तो हमारा एनर्जी कितनी हो जाती है, QV हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे Q कौन सा लिया जाएगा, हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन थे, कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो कूपर पेयर पे एनर्जी कितनी होती है, कूपर पेयर पे चार्ज कितना होता है, 2e होता है, तो हमारी एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, 2eV हो जाएगी। उसमें से एक साइड में एनर्जी कितनी होगी, eV माइनस बैरियर के हम इस साइड लेफ्ट में मानेंगे माइनस, और राइट साइड में कितनी मानेंगे हम, eV प्लस का, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 2eV। तो ये हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी होगी। अब इस एनर्जी को भी हम कंसीडर करेंगे। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं IH क्रॉस डेल psi1 डेल t इक्वल टू हमारा क्या था, H क्रॉस t psi2। यहाँ पर t हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ लीकेज है, मतलब फर्स्ट रीजन से हमारा सेकंड में कितना लीकेज हो रहा है, या सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड से हमारा फर्स्ट में कितना लीकेज हो रहा है। इसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, किसकी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की। फिर इसके बाद इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस, तो हम क्या कर देंगे, माइनस eV साइन। ये हमने क्या लिख दी, फर्स्ट रीजन के लिए क्वेश्चन लिख दी। सेकेंड रीजन की लिखेंगे तो जहां पर हमारा साई 1 आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, साई 2 हो जाएगा। तो ये देखिए IH क्रॉस डेल psi2 डेल t इक्वल टू हमारा हो जाएगा H क्रॉस t। अब यहाँ पे हो जाएगा psi1, t psi1 क्यों लिया, क्योंकि हमारा लीकेज कहां से होगा, सेकेंड रीजन से फर्स्ट रीजन में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा H क्रॉस t psi1। फिर इसमें एनर्जी कितनी हमारी प्लस eV है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, eV साइन। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए सबके, जल्दी से बताइए, नीचे वाला नहीं दिख रहा, अब बताओ, दिख रहा है ना। तो ये हमारी फर्स्ट रीजन के लिए क्वेश्चन थी और ये हमारी सेकंड रीजन के लिए क्वेश्चन थी। क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट में किया था, psi1 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ऊपर पेयर इलेक्ट्रॉन के टर्म में और फेज डिफरेंस के टर्म में, तो हम क्या मानेंगे, इसके सॉल्यूशन हम देखिए ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन को फिर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हमारी क्वेश्चन क्या हो गई, IH क्रॉस डेल psi1 डेल t इक्वल टू H क्रॉस t psi2 माइनस eV psi1।
और दूसरी क्वेश्चन क्या थी, दूसरी इसी बेस पे हम लिख देंगे आई एच क्रॉस डेल साई टू डेल टी इक्वल टू एच क्रॉस टी साई वन प्लस ईवी साई। ये हमारी क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। हम क्या मानेंगे, साई वन इक्वल टू हमने क्या माना, जैसे हम पहले मानते थे डीसी में अंडर रूट n1। n1 हमारा क्या है, फर्स्ट रीजन में कूपर पेयर की डेंसिटी है। कूपर पेयर्स phi1 इक्वल टू psi1 इक्वल टू अंडर रूट n1 एक्सपोनेंशियल i, और यहीं पे हम psi2 की वैल्यू लिख दें। psi2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट n2 एक्सपोनेंशियल i। ठीक, यहां पर थीटा1 क्या है हमारा, ये फेज है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना फेज होगा, और phi2 हमारा क्या होगा, सेकेंड रीजन में हमारा फेज होगा। अच्छे से बोर्ड दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो हम एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम क्या इसको करते हैं, डेल साई वन डेल टी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर डेल साई वन जब डेल टी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर n1 भी वैरी कर रहा है, हमारे ऊपर पे इलेक्ट्रॉन भी वैरी करेंगे, साथ में फेज भी वैरी करेगा। तो पहले हम अंडर रूट n1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से n1 पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा, डेल n1 डेल टी, और एक्सपोनेंशियल हमारा क्या हो जाएगा i। ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। फिर सेकंड टर्म को करेंगे तो अंडर रूट n1 हमारा ऐसे रहेगा, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। साथ में यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, थीटा वन का कोएफिशिएंट कितना है, i, तो i हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा डेल थीटा वन। ये हमारा सिंपल मैथमेटिकल स्टेप था, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए दोनों हमारे में क्या है, एक्सपोनेंशियल i थीटा वन कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल हमने कॉमन ले लिया, i थीटा वन हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ये अंडर रूट n1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 अंडर रूट n1, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो चला गया, डेल n1 डेल 1, ये हो जाएगा प्लस। अब हमने यहां से जब हमने कॉमन ले लिया एक्सपोनेंशियल i थीटा वन, तो ये हमारा हो जाएगा i अंडर रूट n1, और ये हो जाएगा डेल थीटा वन। सबको क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद ये वैल्यू हम कहां पे लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, आई एच क्रॉस डेल साई वन डेल टी। डेल साई वन डेल टी की वैल्यू पूरी हम लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आई थीटा वन, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 अंडर रूट n1 डेल n1 डेल टी प्लस आई अंडर रूट n1 डेल थीटा वन डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, h क्रॉस t साई टू, और साई टू हमारा क्या था, अंडर रूट n2 एक्सपोनेंशियल i माइनस ev, और साई वन कितना था, अंडर रूट n1 एक्सपोनेंशियल i। ये हमने क्या किया, जो हमारा डेल साई वन डेल टी की वैल्यू आई हमने इक्वेशन में पुट कर दी। अब जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए यहां से ये हम पूरे टर्म को डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1/2 अंडर रूट n1 डेल टी प्लस i अंडर रूट n1 डेल थीटा वन डेल टी इक्वल टू i h क्रॉस से डिवाइड करेंगे तो h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, t अपान i, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट n2, और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा i थीटा टू माइनस थीटा वन, और थीटा टू माइनस थीटा वन को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं,
तो हम क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा। फिर यहां से इसमें भी माइनस है तो हम यहां से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस ईबी अपान आई एच क्रॉस, और क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्सपोनेंशियल आई थीटा अपन दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहां से अगर पूरे इक्वेशन को हम यहां से क्या करें, इसमें हाँ इसको हम एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा को पहले हम यहां से आई सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आई सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आई को अगर हम यहां से मल्टीप्लाई कर दें और आई को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है माइनस, और यहां से हमने आई स्क्वायर आई मल्टीप्लाई किया और आई डिवाइड किया तो आई स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं ईबी अपान एच क्रॉस, और क्या है आई अंडर रूट एन माइनस आई टी, और ये अंडर रूट एन टू, और एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा को हम एक्सपेंड कर दें कॉस डेल्टा प्लस आई साइन। ई की पावर आई डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहां से हमने क्या कर दिया cos डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। अब यहां से देखिए दोनों इक्वेशन हमारी बराबर है, लेफ्ट साइड भी बराबर है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में कुछ रियल पार्ट है कुछ इमेजिनरी पार्ट है, और लेफ्ट साइड में भी हमारा क्या है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो रियल पार्ट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम जब इक्वेट करेंगे तो देखिए यहां से रियल पार्ट हमारा क्या मिल रहा है, ये है हमारा 1/2 अंडर रूट n1 डेल n1 डेल t इक्वल टू, अब रियल पार्ट देखिए ये हमारा i लगा है मींस इमेजिनरी, और यहां से जब हम करेंगे i और i मिलके क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t अंडर रूट n2, और यहां से क्या हो जाएगा ये साइन डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, ये साइन डेल्टा। इसी तरीके से जब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे, यहां से इसको वैल्यू का निकालें तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा डेल n1 डेल t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा अंडर रूट n1 n2 साइन डेल्टा। ये हमारा हो गया डेल n1 अपान डेल t की वैल्यू। जब हम इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट देखिए यहां से कितना आ रहा है, देखिए यहां से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हमारा कितना मिलेगा देखिए बराबर के, इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आई ईबी अपान एच क्रॉस अंडर रूट n1, और यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई टी अंडर रूट n2 कॉस, इतना ही तो मिलेगा बताइए। आवाज आ रही सबको? अब यहां से देखिए आई आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई यहां से कैंसिल हो गया, आई यहां से कैंसिल हो गया, और आई यहां से कैंसिल हो गया। पूरे इक्वेशन को अगर अंडर रूट से n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डेल थीटा 1 अपान डेल t इक्वल टू अंडर रूट n1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईबी अपान एच क्रॉस, और माइनस ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा अंडर रूट n2 अपान n1 cos डेल्टा। इतना ही तो आएगा, n1 से डिवाइड करेंगे तो n1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से n2 अपान n1 हो जाएगा। ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई किससे, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया। इसी प्रकार से जब हम सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो सेकंड इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा डेल n2 अपान डेल t और डेल थीटा 2 अपान डेल थीटा t, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल n2 अपान डेल t इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2t अंडर रूट n1 n2 साइन डेल्टा। और यहाँ पे जो हमारा डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से ये हमारा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ईबी अपॉन एच क्रॉस, और यहां से हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस टी अंडर रूट n1 अपॉन n2, इसमें n1 अपॉन n2 आएगा और ये हमारा cos डेल्टा हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? ये हमने उसी बेस पे हमने इक्वेशन को लिख दिया। आप लोग चाहते हो तो उसको साइन को डिफरेंशिएट करके उसी क्वेश्चन में पुट करोगे तो थोड़ा सा ये चेंज आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये n1 अपॉन n2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम परफेक्ट सुपरकंडक्टर की बात करें, उस केस में हमारा n1 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, n2 के हो जाएगा। तो देखिए, जब हम परफेक्ट सुपरकंडक्टर या आइडियल सुपरकंडक्टर की बात करें, आइडियल सुपरकंडक्टर के लिए n1 is approximately equal to n2। अब जब n1 n2 इक्वल हो जाएंगे तो देखो यहाँ से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, del n1 अपॉन n2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इसके, ये तो दोनों सेम है, चाहे n1 हो चाहे n2 हो, दोनों ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, देखिए यहाँ से अगर हम इसको लिखते हैं डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी माइनस डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी। याद करिए जब हमने डीसी जो सेक्शन इफेक्ट कराया था, तो जब आइडियल सुपरकंडक्टर के केस में ये हमारा वोल्टेज हमारा उस समय जीरो होता था, तो V इक्वल टू जीरो के कारण ये टर्म जीरो हो रहा था, यहाँ पे भी जीरो हो रहा था, केवल हमारा पहले में n2 अपॉन n1 आ रहा था और दूसरे में n1 अपॉन n2 आ रहा था। जब हम आइडियल सुपरकंडक्टर की बात करेंगे तो n1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होने के कारण क्या हो जाती थी, कैंसिल हो जाती थी, तो हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। ये हमने डीसी में किया था। यहाँ पर जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए कितना आएगा, यहाँ से करेंगे थीटा 2 तो माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा माइनस 2EB अपॉन H क्रॉस, और बाकी दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगर दोनों को हम अरेंज कर लें तो डेल टी थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2EB अपॉन H क्रॉस। थीटा 2 माइनस थीटा 1 को हमने क्या माना, फेज डिफरेंस माना है, तो अगर इसको हम डेल्टा लिखें, डेल डेल्टा अपॉन डेल टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2EB अपॉन H क्रॉस। अगर इसी क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करें तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग एवं इक्वेशन, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2EB अपॉन H क्रॉस डेल्टा टी। अब यहां पे ध्यान दें डेल टी है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एक अलग से कांस्टेंट आ जा सकता है। तो इसको अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल, और ये किसका फंक्शन होगा, टी का। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इक्वल टू कांस्टेंट को अगर हम मान लें जब टी इक्वल टू 0 था तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 2EB अपॉन H क्रॉस। तो इस समय एसी क्वेश्चन इफेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। जब हम डीसी पढ़ते थे तो डीसी में हमारा डेल्टा की वैल्यू क्या रहती थी, फिक्स रहती थी। तो हमारी करंट जो डेंसिटी लिखते थे J इक्वल टू क्या हो जाता था, J नॉट साइन डेल्टा, और डेल्टा की जो वैल्यू यहां से लिखेंगे J नॉट साइन, और डेल्टा की वैल्यू हम लिखेंगे डेल्टा नॉट माइनस 2EB T अपॉन H क्रॉस। अब यहां पे देखिए ये साइन के साथ में है, और हम जानते हैं अगर हमारी इक्वेशन साइन ओमेगा टी
या कॉस ओमेगा की टर्म में होती थी तो वो क्या करती थी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करती थी। तो यहाँ पर ये देखिए साइन ओमेगा टी है और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो टी के साथ में लिखा रहता है। तो कहने का मतलब जो हमारा सुपर कंडक्टिंग गैप होगा, दोनों के बीच में हम जो गैप बनाए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2eV/h हो जाएगी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2eV/h। तो इस फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, गैप में हमारे क्या हो जाएगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 2eV/h। अगर हमारा वोल्टेज जीरो होगा तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इफेक्ट हमारा कहलाएगा डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। लेकिन जैसे हम जंक्शन पे कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से हमारा क्या हो जाएगा, उस गैप में हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2eV/h होगी। अगर इसी को हम देखें, अगर हम मान लेते हैं जोसेफ्सन जंक्शन के बीच में अगर हमने वोल्टेज 1 माइक्रोवोल्ट लगाया, तो 1 माइक्रोवोल्ट अगर वैल्यू लगाएंगे तो देखिए यहां से ओमेगा कितनी आएगी, ओमेगा इक्वल टू कितना है, 2, h की वैल्यू 1.6, ये e की वैल्यू 19 और इसकी वैल्यू लेंगे 10⁻⁻6 अपान ये h क्रॉस का मतलब h अपान 2 पाई, तो h क्रॉस की वैल्यू हो जाएगी 6.6 into 10⁻34 अपान 2 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, देखिए 2 6 कितना हो जाएगा, 3.2, ये हो जाएगा 3.2, 2 पाई ऊपर हो जाएगा 6.28 into 3.2 और पावर कितनी हो जाएगी 19 और ये 6 कितना हो जाएगा 25 into 10 पावर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 63 और ये हो जाएगा 6.3 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कितना हो जाएगा, यहां से 6.6 हो जाएगा। तो 6 से ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 से ज्यादा रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास मेगाहर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लेना, कितनी वैल्यू आएगी, 400 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ जाएगी। तो कहने का मतलब है जब हम 1 माइक्रोवोल्ट का जोसेफ्सन जंक्शन के बीच में वोल्टेज लगाएंगे उस समय अप्रोक्सीमेटली 473 या 400 मेगाहर्ट्ज के आसपास हमारी क्या हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इसमें, ऑडियो वीडियो अच्छे से